पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है। हीट इंजन इज व्हाट? हीट इंजन इज अ मशीन which converts heat energy into the mechanical work, and that heat is generated by burning of fuel inside the engine cylinder। और ये सब एक साइक्लिक प्रोसेस के अनुसार होता है। इंजन एक मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, और वो हीट जनरेट होती है फ्यूल के जलने से। फ्यूल कहाँ जलता है? इंजन सिलेंडर के अंदर। तो उस इंजन सिलेंडर के अंदर हवा और फ्यूल का मिश्रण है, या गर्म हवा पर फ्यूल का स्प्रे होना है। दो प्रकार से हीट जनरेट होती है। तो सही समय पर हवा का अंदर घुसना, सही मात्रा में घुसना, सही देर तक वाल्वों का खुला रहना और बंद रहना, तो यह नितांत जरूरी है। तो ये सब प्रक्रिया नियंत्रित होती है वाल्व टाइमिंग के द्वारा। यानी इन जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस क्या है? विभिन्न प्रक्रियाओं का एक निश्चित क्रम में बार बार होना, अंतिम प्रक्रिया के बाद फिर से पहली प्रक्रिया का चालू हो जाना, साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। तो मेन बात है कि इंजन के अंदर हवा या हवा और फ्यूल का मिश्रण पूरी मात्रा में आए, और जब कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पर वो वाल्व बंद रहे, पावर स्ट्रोक तक बंद रहे। जब हमें पावर मिल गई, हमने उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लिया, तो जल्दी से जल्दी वो जली हुई गैसें इंजन सिलेंडर से बाहर निकल जाएंगी। तो ये सब जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कि सही समय पर वाल्व खुलें और सही समय तक खुले रहें, ठीक टाइम पर बंद हो जाए, और जो उनका ड्यूरेशन है उस समय तक बंद रहे। अलग अलग स्ट्रोक के लिए अलग अलग वाल्व खुला और बंद रहे, सही समय पर खुले और सही समय तक खुला रहे। यह सारी प्रक्रिया जो नियंत्रित की जाती है, यह की जाती है वाल्व टाइमिंग के द्वारा। यानी वाल्व टाइमिंग क्या है? इंजन के विभिन्न वाल्वों का, विभिन्न वाल्व कहते हैं इनलेट और एग्जॉस्ट, वाल्वों का सही समय पर खुलना और सही समय तक खुले रहना, तथा सही समय पर बंद होना और सही समय तक बंद रहना, ये कहलाती है वाल्व टाइमिंग। ठीक है। अब ये वाल्व कितने समय तक खुले रहते हैं, पहले जानना ये जरूरी है कि वाल्व कितने समय तक खुले रहते हैं। कौन कौन से वाल्व? एक इनलेट वाल्व और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व। ये पुराने इंजनों में सिर्फ एक वाल्व होते थे, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। आजकल के वाहनों में 4 वाल्व होते हैं, 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट, ताकि सक्शन स्ट्रोक में ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर आए, और आफ्टर पावर स्ट्रोक जो जली हुई गैसें हैं वो जल्दी से जल्दी इंजन सिलेंडर से बाहर निकल जाए। तो इन इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्वों का सही समय पर खुलना, सही समय तक खुला रहना, जो उसका ड्यूरेशन है, और ठीक टाइम पर बंद होना और समय तक के लिए बंद होना। यानी एक तो इसके साथ टाइम है और दूसरा है ड्यूरेशन, अवधि, कब तक खुला रहेगा वाल्व। तो जब हमने अभी बताया था कि सक्शन स्ट्रोक जब शुरू हो रहा होता है, सक्शन स्ट्रोक शुरू कहां पर से होगा? जब पिस्टन टीडीसी पर होगा। यानी ये जो क्रैंक शाफ्ट है, इस साइड में ये टाइमिंग स्प्रॉकेट लगा हुआ है, कई में यहाँ पे टाइमिंग गियर होगा। जो साइड टाइमिंग गियर का है वो फ्रंट साइड, और जिस साइड फ्लाईव्हील फिट है वो क्रैंक शाफ्ट का रियर एंड है। फ्रंट एंड में यह है क्रैंक शाफ्ट की वह पोजीशन जब पिस्टन अपने सर्वोच्च स्थान पर रहता है, यानी सिलेंडर हेड के नजदीक रहता है।
ये है TDC, दिख रहा? यानी इस जगह पर पिस्टन है, पर वाल्व टाइमिंग डायग्राम कह रहा है कि अभी इनलेट वाल्व खुला हुआ है। इनलेट वाल्व opens at 15 degree before TDC, remains open after 30 degree after BDC। सक्शन स्ट्रोक जब शुरू होता है उससे 15 डिग्री पहले भी इनलेट वाल्व खुला रहता है और क्रैंक 180 डिग्री घूम चुकी होती है तब भी ये खुला ही रहता है। क्रैंक के 180 डिग्री घूमने के बाद 360 पूरा करने के लिए फिर से घूमने लगती है, तो 30 डिग्री आफ्टर BDC तक इनलेट वाल्व खुला रहता है। ऐसा क्यों करा जाता है, इसके लिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि क्यों खुला रखा जाता है, ताकि अधिक से अधिक हवा या हवा और फ्यूल का मिश्रण इंजन सिलेंडर के अंदर आ सके। तो इनलेट वाल्व खोलने का टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, 15 डिग्री बिफोर TDC प्लस 180 डिग्री जो क्रैंक रोटेशन, क्रैंक एंगल 180 डिग्री घूमने के बाद फिर प्लस 30। यह नॉर्मल कंडीशन है। कब? नॉर्मल कंडीशन। आगे क्या क्या होता है फिर अभी बात करते हैं। तो ये कितना हो गया टोटल, 225 डिग्री तक इनलेट वाल्व खुला रहेगा। 225 डिग्री किसके? क्रैंक रोटेशन, क्रैंक एंगल 225 डिग्री तक इनलेट वाल्व खुला रहेगा। ओपनिंग ड्यूरेशन इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व का वाल्व ओपनिंग ड्यूरेशन है कि वो 225 डिग्री तक खुला रहता है नॉर्मल स्थिति में। अलग अलग RPM पर यह अलग अलग ऊपर नीचे होता रहता है। अब एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है? एग्जॉस्ट वाल्व का वाल्व ड्यूरेशन है 60 डिग्री बिफोर BDC ये खुल जाता है। क्यों? क्योंकि जली हुई गैसों को जल्दी से जल्दी इंजन सिलेंडर से बाहर निकालना है। प्लस 180 डिग्री, और जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ भी आने लगता है, सक्शन स्ट्रोक खुला ही रहता है, चालू हो जाता है, तब भी यह एग्जॉस्ट वाल्व 10 डिग्री आफ्टर BDC तक, आफ्टर TDC तक भी खुला रहता है। तो ये कितना हो गया, कितना? एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। तो अभी 250 और 225, ये तो 475 हो गए। अब इनका दोनों वाल्वों का बंद रहने का टाइम क्या हुआ? पूरा चक्कर कितने में हुए? 720 डिग्री में, प्लस 15 डिग्री बिफोर TDC वो खुला हुआ है। तो एक्चुअली कितने हो गए? एक्चुअल हुआ 735 डिग्री। बात, ये गहराई वाली बात है जो तुम्हारी समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगी। अब 720 डिग्री में अगर वो 475 डिग्री तक दोनों वाल्वों में से कभी 225 डिग्री इनलेट वाल्व खुला है और 250 डिग्री एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, तो ये बंद कितने डिग्री तक है? जबकि दोनों वाल्व बंद कितने डिग्री तक? यहां देखो कहां तक करना है। 150 डिग्री
और उसके बाद 120 डिग्री यानी 270 डिग्री, जिसमें दोनों वाल्व बन गए। अब इन तीनों को जोड़ो, कितना हो? 225, 250 और 270 डिग्री तक इनलेट वाल्व खुला रहता है। 250 डिग्री तक एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। 270 डिग्री तक दोनों वाल्व बंद रहते हैं। ये बराबर कितना हो गया? 745 डिग्री। और थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी क्या कहती है कि 4 स्ट्रोक इंजनों में, 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन में क्रैंक शाफ्ट की हर 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। 2 चक्कर का मतलब हो गया कितना? 720 डिग्री। तो यहां तो 745 डिग्री आ गया, इसको माइनस करते हैं कितना आएगा? ये 25 डिग्री कहां से आया? ये है 15 डिग्री बिफोर TDC से 10 डिग्री आफ्टर BDC। दिस पीरियड, दिस 25 डिग्री इज ओवरलैप। ये 25 डिग्री क्या है? ओवरलैप। क्योंकि इनलेट वाल्व 15 डिग्री पहले भी खुला है। अब यहां पर कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि सर क्रैंक शाफ्ट तो 2 चक्कर चल रही है तो 720 ही डिग्री हुआ, इसको जोड़ दिया तो ये 745 डिग्री आ गई। हमेशा ये ध्यान रखना है, या जो तुमसे इस तरह का क्वेश्चन करता है उसको ये बोलना है कि इंजन को स्टार्ट करने के से पहले उसे सेल्फ द्वारा क्रैंक किया जाता है। समझ में आ रही बात? सेल्फ स्टार्टर क्रैंक कर रहा है, और जब ये वाल्व टाइमिंग सेट की जाती है उस समय इंजन को TDC पर लाने के बाद फिर वापस घुमाया जाता है। समझ में आ रही बात? 15 डिग्री तक क्रैंक को फिर वापस घुमाना पड़ता है फ्लाई व्हील को, तब ये वाल्व टाइमिंग सेट होती है। फिर हमेशा अगले चक्करों के लिए क्या होगा? 15 डिग्री बिफोर TDC इनलेट वाल्व खुला हुआ मिलेगा, यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पर भी इनलेट वाल्व खुला हुआ मिलेगा। एक तो इनलेट, जब सक्शन स्ट्रोक शुरू हो रहा है तब भी इनलेट वाल्व खुला है, और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म हो रहा है तब भी इनलेट वाल्व खुला हुआ है, और सक्शन स्ट्रोक शुरू हो गया पर तब भी एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है। तो ये जो वाल्व ओवरलैप रखा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो फर्स्ट वाला 15 डिग्री है, जो सक्शन स्ट्रोक शुरू होने से पहले ही इनलेट वाल्व खुला हुआ है, ताकि पिस्टन नीचे को जाए और उसकी जो चूस पैदा हो, जो अंदर डिप्रेशन पैदा हो, उसके प्रभाव के कारण वायुमंडल की हवा एकदम से इंजन सिलेंडर के अंदर घुस जाए। क्योंकि रास्ते में उसकी बहुत सारी रुकावटें हैं, एयर फिल्टर रुकावट है, एयर फिल्टर से लेकर इनलेट मैनिफोल्ड तक का पाइप वो भी बाधा है, उसके अंदर का व्यास, पाइप का व्यास कितना है, पाइप के अंदर के सरफेस कैसी है, वो खुरदरी सरफेस है, वो प्लेन सरफेस है, वो चिकनी सरफेस है, मशीन्ड सरफेस है, या किस तरह की सरफेस। जो भी वायु उसके रास्ते से गुजर रही है तो वो घर्षण कर रही है, घर्षण होगा, घर्षण फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात? तो इसके अलावा उनकी वेलोसिटी कम है, वायु के मार्ग में काफी बाधाएं हैं। पहला एयर फिल्टर है, पाइप है, मैनिफोल्ड के रनर्स हैं, उनका आंतरिक व्यास है,
और उनके आंतरिक व्यास की स्थिति है कि वो मसीज सरफेस है या वो खुरदरी सतह है, फिर वो जिस पोर्ट के रास्ते से अंदर जा रहा है, और वाल्व का साइज। इन सब के कारण से प्रॉपर मात्रा में हवा इंजन सिलेंडर के अंदर नहीं आ सकती नेचुरली एस्पायरेटेड इंजनों में। यहां पर मैं दो शब्द बोल रहा हूं, एक कह रहा हूं नेचुरली एस्पायरेटेड, जो प्राकृतिक रूप से सांस ले रहा है जैसे हम सांस ले, दूसरा है टर्बोचार्ज्ड इंजन। टर्बोचार्ज्ड इंजनों में एक अलग से एक मशीन लगाई हुई है जो कि ज्यादा मात्रा में हवा को भर रही है, पंप कर रही है। वो इसीलिए लगाई गई ताकि हवा की वेलोसिटी, कम वेलोसिटी के कारण, वायुमंडल में व्याप्त अन्य अनियमितताओं के कारण जो हवा नहीं जा पा रही है इंजन सिलेंडर के अंदर, उसे हम कुछ दूसरा साधन कंप्रेसर यूज करके इंजन सिलेंडर के अंदर डालते हैं। अब जब कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करता है, जब भी किसी भी फ्लूइड पे 7 किलो पास्कल पर स्क्वायर सेंटीमीटर का दबाव बढ़ता है, तो उससे उसके तापमान में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। तो जब हवाएं कंप्रेस हो रही हैं तो वो हवा गर्म हो जाए, वो हवा गर्म ना हो इसलिए फिर उस हवा को इंटरकूलर के रास्ते से ठंडा करके फिर इंजन सिलेंडर के अंदर। यदि गर्म हवा को डाल देंगे तो जब भी हवा गर्म होगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए जो टर्बोचार्जर इंजन है वह लगभग 30 से 40% एक्स्ट्रा हवा भर देते हैं। वो हवा के डीजल फ्यूल में एक ऐसी विशेषता है कि यदि उसे 350 से 400 डिग्री गर्म हवा के ऊपर ऑटोमाइज्ड फ्यूल को हम स्प्रे करेंगे तो वह जल जाता है, वो जलने लगता है, और जल के उसी हीट का प्रयोग करके उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए डीजल इंजनों में टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजनों में भी टर्बोचार्जर प्रयोग हो रहे हैं। पहले यह माना जा रहा था कि पेट्रोल और जो हवा का मिश्रण बना रहा था वो कार्बोरेटर बना रहा था, और यदि उसे ज्यादा दबाव के साथ हम दबाते हैं, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देते हैं, या उनका दाब कंप्रेशन प्रेशर बढ़ता है तो इससे ब्लास्टिंग होती है। तो पेट्रोल और हवा के कण आपस में ब्लास्ट होने लगते हैं, जिस कारण से इंजन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कंबशन बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर जब अंदर स्पार्क देकर जलाना होता है तो जैसे जैसे गैस प्रेशराइज्ड होगी तो वो आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइजेशन का मतलब है कि उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, एक इलेक्ट्रिकल नेगेटिव फील्ड उसके अंदर ऑलरेडी बन जाता है। समझ में आ रही बात? ये इस बात में बाद में समझ रहे हैं। तो वाल्व टाइमिंग का मतलब है जितने समय जब वो खुलना शुरू होते हैं और जब तक खुले रहे, यानी 15 डिग्री बिफोर टीडीसी इनलेट वाल्व खुल जाता है और 30 डिग्री आफ्टर बीडीसी तक खुला रहता है। इस प्रकार किसी भी इंजन का नॉर्मल कंडीशन में इनलेट वाल्व 225 डिग्री तक खुला है। अब 30 डिग्री आफ्टर बीडीसी इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व तो पहले से ही बंद है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में 150 और 130 यानी 280 डिग्री तक 150 और 120, ये 60 डिग्री बिफोर बीडीसी खुल गया है, तो ये 60 प्लस ये 120, 60 में तो खुल गया, बंद कहां तक रहा? 120 और यहाँ 150, टोटल कितना हुआ? 270 डिग्री तक दोनों वाल्व बंद रहते हैं। को कोई शक है अभी तक जो कुछ बोला गया? क्या बोला कि 15 डिग्री बिफोर टीडीसी से 30 डिग्री आफ्टर बीडीसी तक इनलेट वाल्व खुला रहता है।
15 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये बराबर हो गया टोटल 225 डिग्री। 225 डिग्री तक इनलेट वाल्व खुला हुआ है, चाहे हवा आई है या हवा और फ्यूल का मिश्रण आया है। कब तक आया? क्रैंक रोटेशन 225 डिग्री, क्रैंक शाफ्ट 225 डिग्री घूम गई है। यानी ये टीडीसी है, टीडीसी से क्लॉकवाइज चली, ये 180 डिग्री हो गई, प्लस ये इतना घूम गई, और तब तक इनलेट वाल्व खुला हुआ है। जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलने लगा तो अब ये इनलेट वाल्व भी बंद हो गया। यानी 30 डिग्री तक तो ये खुला था, अब यहां तक पहुंचने में कितना बचा? 150 डिग्री आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। 360 डिग्री में से ये पूरा हो गया। अब पावर स्ट्रोक होगी, क्योंकि पिस्टन टीडीसी पर पहुंच चुका है, उसको यहीं से फ्यूल का स्प्रे हो गया, वाल्व बंद है, अब ये जल गया है, ये इसके ऊपर दबाव डालेगा। ये जो गैस या फ्यूल जो जला है उससे जो आयतन बड़ा है सिलेंडर का, यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्टअप है, और वो सारा का सारा प्रेशर कहां पड़ रहा? पिस्टन के हेड के ऊपर, पिस्टन नीचे को आ रहा। पिस्टन ने अपना काम कर लिया, क्रैंक को तेजी से घुमा दिया, क्रैंक शाफ्ट ये 60 डिग्री यानी 120 डिग्री टर्न हो गई, घूम गई, सारी पावर यूजेबल पावर यूज हो गई। अब इन गैसों को बाहर निकालना है, तो 60 डिग्री बिफोर बीडीसी, बीडीसी पर पहुंचने से 60 डिग्री पहले ही, यानी क्रैंक फिर घूमेगी, बीडीसी पर पहुंचने से 20 डिग्री पहले ही इस पोजीशन में एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया। तो बंद कहां तक रहा? यहां से यहां तक, इस एरिया में यह वाल्व बंद रहा। तो यहां से यहां तक कितना बचा? 150, और यहां तक 120, 150 और 120, 150 और ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब 120, यानी ये टोटल कितना रहा? 270 डिग्री दोनों ही वाल्व बंद रहे। समझे? एग्जॉस्ट वाल्व कहां खुल गया? 60 डिग्री बिफोर बीडीसी खुल गया। यहां से ये खुला था 60 प्लस 180, कितना हो गया? 240। 10 डिग्री आफ्टर टीडीसी तक भी यह खुला रहा, यानी टोटल इसका ड्यूरेशन हो गया 250 डिग्री। 250 डिग्री खुला रहा एग्जॉस्ट वाल्व, और 225 डिग्री खुला रहा इनलेट वाल्व, और 270 डिग्री दोनों ही वाल्व बंद रहे। तो इनको सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 745 डिग्री। तो ये जो 720 से एक्स्ट्रा 25 डिग्री है वो है वाल्व ओवरलैप, जिस समय दोनों वाल्व खुले हुए। ठीक है? सो इट्स इनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे। इसमें एक चीज रह गई। क्या चीज रह गई? मैंने ये कहा था कि ये नॉर्मल पोजीशन है। अब इंजन अलग अलग आरपीएम पर चल रहा है। ये जो सारी टाइमिंग है वाल्वों के खुलने, सही समय पर खुलना और सही समय तक खुला रखना, ठीक टाइम पर बंद करना और सही समय तक बंद रखना, यह इस केम शाफ्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? केम शाफ्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और जो केम शाफ्ट की स्पीड है यह क्रैंक शाफ्ट की स्पीड के आधी रखी जाती है। यदि क्रैंक शाफ्ट 2000 आरपीएम पर चल रही है तो ये केम शाफ्ट 1000 आरपीएम पर चलती है। ठीक है?
अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि एक 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है और यह 2000 आरपीएम पर चल रहा है। 4 सिलेंडर इंजन 2000 आरपीएम पर चल रहा है। इसमें कितने पावर स्ट्रोक हो रही हैं? कितनी पावर स्ट्रोक हो रही हैं? सौरभ बोलता है 4000। कैसे हो रही है शुभम 4000 पावर स्ट्रोक इसके अंदर? तो 4 सिलेंडर इंजन है तो इसमें क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में 2 पावर स्ट्रोक मिल रही हैं। बैठ जा। पर केम शाफ्ट 1000 आरपीएम पर चल रही है। समझ में आ रही बात? पर यहां पर क्या है, इंजन 4000 आरपीएम पर चल रहा है, मतलब 2000 आरपीएम पर चल रहा है का मतलब क्या है कि क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में 2000 चक्कर लगा ले रही है और उसमें 4000 पावर स्ट्रोक मिलनी है क्योंकि नंबर ऑफ सिलेंडर 4 हैं। तो जब 4000 इसमें पावर स्ट्रोक हो रहे हैं तो इसमें टाइम कितना निकल रहा है? 2000 आरपीएम पर चल रहा है इंजन। तो यहां पर जो वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम है वह ये वाला टाइम नहीं होगा। इतने समय में पूरी हवा अंदर नहीं आ पाएगी। समझ में आ रही बात? इसलिए फिर एडिशनल चीजें की जाती हैं। इसीलिए फिर वेरिएबल वाल्व टाइमिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो वीवीटी आई उसमें इस तरह की युक्तियां बनाई जाती हैं कि इनलेट वाल्व को थोड़ा और देर तक खोला जाए, 30 डिग्री बिफोर बीडीसी से इसे 50 डिग्री बिफोर आफ्टर बीडीसी तक रखा जाए। एग्जॉस्ट वाल्व को थोड़ा देर पहले खोल दिया जाए, वाल्व ओवरलैप को कम कर दिया जाए। समझ में आ रही? क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे जैसे ही रेवोल्यूशन 1000 आरपीएम पर इंजन की स्पीड ठीक ठाक है, 1500, 1750, 1750 आरपीएम तक ही कोई भी इंजन पूरी टॉर्क को जनरेट कर सकता है। बाकी जो होता है वह आभासी है। समझ में आ रही बात? जो कार्यकारी टॉर्क है वो मैक्सिमम प्राप्त होता है 1750 आरपीएम पर। जब 1 मिनट में 60 सेकंड में 4000 फायर हो रहे हैं, 4000 बार स्पार्क प्लग फायर कर रहा है, तो एक स्पार्क के लिए टाइम कितना मिल रहा है? 1 सेकंड में 66.67 स्पार्क करने पड़ रहे हैं उसको। कितने हो जा रहे हैं? पलक झपकाने में 66.67 यानी 67 स्पार्क संभव है, हो रहा है। तो इस वजह से कुछ वेस्ट स्पार्क हो जाता है। प्रॉपर मात्रा में फ्यूल, यदि वह फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा है तो उतनी हवा ही अंदर आई नहीं है। जब हवा ही पूरी अंदर नहीं आई है तो कंप्रेस किया हुई होगी। वो कितनी कंप्रेस होगी? जब तो नए नए इंजन हैं तब तक ये सारी स्थितियां ठीक रहती हैं, पर इस वेस्ट स्पार्क को हटाने के लिए, कम करने के लिए, वेस्ट स्पार्क यूं ही स्पार्किंग होती रह रही है सिलेंडर के अंदर, तो क्या होगा? इंजन का न सिर्फ तापमान बढ़ेगा, वो 24,000 से 25,000 से 30,000 वोल्टेज है, वो सीधे पिस्टन को छेद देगी, गला देगा वो स्पार्क। इतना स्पार्क है वो। सिलेंडर लाइनर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो फ्यूल उसके अंदर है आया हुआ, जब उसमें प्रॉपर हवा और फ्यूल का मिश्रण है ही नहीं,
तो वो जलेगा नहीं, इंजन आवाज करेगा, कटकटाहट की आवाज करेगा, डेटोनेशन। इंजन का तापमान में वृद्धि होगी, फ्यूल इकोनॉमी में कमी आ जाएगी, पुलिंग पावर में वीक होगा, पुलिंग पावर भी वीक होगी, यानी खिंचाव शक्ति धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए फिर वेरिएबल वाल्व टाइमिंग अपनाई जाती है, ताकि अधिक से अधिक हवा और फ्यूल का मिश्रण इंजन सिलेंडर के अंदर आए और जितना आया है वो उतने पूरी तरह से जल जाए, वायुमंडल बिल्कुल भी प्रदूषित ना हो। जब फ्यूल स्प्रे हुआ लेकिन वो जला नहीं, तो वो अधजला हाइड्रोकार्बन कहां जाएगा? जाकर एग्जॉस्ट सिस्टम में इकट्ठा होगा और वहां जलेगा। जलने के बाद वो कैटालिटिक कन्वर्टर को गला देगा, और अगर वो अधजले हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में चले गए तो वो मानव, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण होगा, ज्यादा तेल की खपत होगी और पावर नहीं मिलेगी, इंजन के तापमान में वृद्धि होगी। समझ में आ रही बात? तो वाल्व टाइमिंग को समझना और वो क्यों एडजस्ट किया जाता है, उसका कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि जब इंजन 2000 आरपीएम पर चल रहा है तो प्रत्येक इंजन सिलेंडर को सांस लेने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्रैंकशाफ्ट के आधे चक्कर में पावर स्ट्रोक मिल जानी, यानी 4 की 4 प्रक्रिया पूरी हो जानी है। पर 4 की 4 प्रक्रियाएं जो पूरी हो रही हैं, पांचों प्रक्रियाएं 4 स्ट्रोक, वह क्रैंकशाफ्ट के 2 ही चक्कर में मिलेंगे पर्टिकुलर सिलेंडर को। समझ में आ रही? यस सर। ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम एक सिलेंडर का है, पर यह सभी सिलेंडरों के लिए मान्य है। सभी सिलेंडरों में ऐसा ही होगा, क्योंकि ये क्रैंक प्रोफाइल ही ऐसी बनी है और इसके साथ बने हुए ये इसके जोड़ी केम हैं, यानी ये साइड वाल्व मैकेनिज्म की साइड केम मैकेनिज्म का इंजन था, जिसमें कि केम शाफ्ट इंजन के ब्लॉक में फिट है, सीधे हेड में फिट नहीं है। हेड में भी फिट है, जैसे टाटा इंडिका विस्ता, वो सिंगल ओवरहेड केम है, SOHC। उसमें भी 2 ही वाल्व हैं, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। पर जो आजकल की गाड़ियां आ रही है वो ट्विन केम आ रही हैं। क्या आ रही हैं? ट्विन केम, मतलब 2 केम शाफ्ट हैं ऊपर, उसमें एक केम शाफ्ट इनलेट वाल्वों को खोल रही है, दूसरी केम शाफ्ट एग्जॉस्ट वाल्वों को खोल रही है। वह भी उसके एक एंड में, फ्रंट एंड में गियर लगा, टाइमिंग गियर। उस टाइमिंग गियर पे कुछ मार्क हैं, उस मार्क को क्रैंक शाफ्ट के मार्क के साथ मिलाना है। जब ड्राइविंग गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके साथ लगा हुआ ड्रिवन गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। समझ में आ रही? और यदि हमने स्पीड को आधा करना है तो केम शाफ्ट के गियर के दांतों की संख्या क्रैंक शाफ्ट के गियर के दांतों की संख्या के 2 गुनी रख दी जाती है। यानी केम शाफ्ट में कितने गियर होते हैं, कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? क्रैंक शाफ्ट के गियरों की संख्या के 2 गुने। यदि क्रैंक शाफ्ट में 12 दांत हैं गियर में, तो केम शाफ्ट के गियर में 24 दांत होंगे। अब उनकी रोटेशन को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनमें टाइमिंग मार्क होते हैं, ताकि जब दोनों मार्क को इस तरह से मिलाया जाए, वाल्व टाइमिंग सेट करनी है तो इस तरह से सेट की जाए कि ये वाला डायग्राम प्राप्त हो, यानी इनलेट वाल्व 15 डिग्री बिफोर TDC खुला हुआ हो। और जब 1 नंबर सिलेंडर पे हम ये सब सेटिंग कर लेते हैं, चाहे वाल्व टाइमिंग है, इंजेक्शन टाइमिंग है या इग्निशन टाइमिंग है। पुराने कारों में होता था इग्निशन टाइमिंग को सेट करना पड़ता था, क्योंकि मैनुअल इग्निशन था, टोटली मैकेनिकल इग्निशन सिस्टम था। आजकल की कारों में यह सब कंप्यूटराइज्ड है, इग्निशन मॉड्यूल लगे हुए हैं। जो क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा हुआ क्रैंक सेंसर है, वह क्रैंक शाफ्ट की स्पीड को बता रहा है।
केम फेज सेंसर वाल्वों की पोजीशन को बता रहा है, और वो सारी पोजीशन है किसको बता रहा है? अपने कंप्यूटर को बता रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को। और माइक्रो प्रोसेसर फिर उसकी गणना अपने लुकअप टेबल पर उसकी मेमोरी में जो कुछ लिखा हुआ है उसके साथ उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, और उसी हिसाब से इंजेक्टर को पल्स विड्थ दे रहा है, खोल रहा है। पल्स विड्थ मतलब वो होती है वोल्टेज सिग्नल, वोल्टेज पल्स दे रहा है कि अभी पायलट इंजेक्शन का टाइम है तो 80 वोल्ट, मेन इंजेक्शन का टाइम है तो 120 से 150 वोल्ट, 200 वोल्ट, जितना उसमें दिया हुआ है, जितनी देर तक उसको खोलना है। जैसे जैसे हम वोल्टेज की पल्स बढ़ाएंगे वो स्पिंडल उतनी ऊपर उठेगी और ज़्यादा मात्रा में फ्यूल स्प्रे होगा। तो अब वायुमंडल को प्रदूषण से बचाने के लिए पूरे फ्यूल सिस्टम को टोटली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कर दिया गया है, और उसी तरह से फायर को भी, यानी स्पार्क प्लग भी तभी फायर करेगा जब उसको कंप्यूटर से यानी इग्निशन मॉड्यूल से कमांड सिग्नल मिलेगी। ठीक है, और वह बहुत सारे सेंसर है उसमें। ऑप्टिकल सेंसर जब पोजीशन बताएगा ठीक उसी समय पर वह फायर करेगा। तो ये जो ड्यूरेशन है यह अकॉर्डिंग टू आरपीएम कम और ज़्यादा की जा सकती है, वही कहलाती है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। यह डिपेंड करती है कि इंजन कितने आरपीएम पर चल रहा है, कितने सिलेंडर का इंजन है। सिलेंडर का क्या जरूरत है? 4 सिलेंडर में हर 180 डिग्री क्रैंक में पावर स्ट्रोक होगी, किसी न किसी एक सिलेंडर में होगी, एक ही सिलेंडर में नहीं होगी बल्कि डिफरेंट सिलेंडरों में होगी। जब नंबर 1 सक्शन कर रहा है तो उस समय नंबर 2 कंप्रेशन में है, और नंबर 3 एग्जॉस्ट में है, और नंबर 4 में पावर मिल गई। नंबर 4 में पावर मिल गई तो अब नेक्स्ट स्ट्रोक कंप्रेशन है 1 का, 2 में पावर मिल गई, 1 3 4 2 कैसे आ रहा है यहीं पर से पता चल जाएगा। यहां पावर हो गई, नंबर 3 सक्शन कर रहा है, नंबर 4 में पहले पावर हुई थी तो अब वहां एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट के बाद उसमें सक्शन होगी, सक्शन के बाद कंप्रेशन होगी। ठीक इसी तरह से यहां सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर है, एग्जॉस्ट है। तो पहला फायर इसको 1 को मिला, दूसरा 3 को मिला, तीसरा 4 को मिला, और या 2 4 या 4 2। इस तरह से ये अलग अलग सिलेंडरों में फायर हो रहा है। सब में 1 2 3 4 ऐसे लिखने में ये सब में पावर आ गई, मगर इसमें क्या है, फायर वो 1 3 4 2 के हिसाब से फायर होता रहा। समझ में आई? 1 3 4 2 ये इस पर मैंने कल तुमसे ऑफलाइन क्लास में बातचीत पूरी की हुई है। सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।